नमस्ते विद्यार्थियों, मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय घिनौरा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा का समाज में क्या महत्व है, भाषा के समाज में किस प्रकार से प्रोत्साहन के माध्यम से भाषा बढ़ रही है, भाषा का क्या कार्य है समाज के अंदर, भाषा को या हम पढ़ते हैं तो किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, भाषा इशारों के माध्यम से कैसे समझी जाती है, बिना बोले ही हम हाव भाव के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं। तो आज हम सामाजिक प्रोत्साहन, भाषा का सामाजिक प्रोत्साहन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, समाज में रह करके व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रिया प्रतिक्रियाओं एवं गतिविधियों के माध्यम से जीवन यापन करता है। देखो, समाज में व्यक्ति रहता है, समाज में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है। आप खुद का अपना उदाहरण ले लीजिए इसको समझने के लिए कि आप समाज में रह करके विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो समाज में अपना जीवन यापन कर रहे हैं विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, तो उन गतिविधियों को करने के लिए, समाज में रहने के लिए या उन गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। भाषा के ज्ञान के माध्यम से आप अपना जीवन आसानी से निर्वाहन कर सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं लोगों को। तो भाषा का समाज के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है। तो सामाजिक जीवन में समाज के सदस्यों के मध्य संप्रेषण या विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आपसी संपर्क करना बहुत ही जरूरी है। आप समाज में रहते हैं तो समाज में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। आपके सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको निपटने के लिए आपको स्वयं उन सदस्यों से संपर्क करना पड़ता है। तो एक व्यक्ति जो होता है वह समाज में रहता है, समाज में रह करके अपना जीवन यापन करता है, अपनी जो क्रियाएं हैं दैनिक वो सारी क्रियाएं करता है, अपना रोजगार चलाता है, अपनी दुकान चलाता है। तो जिस उद्देश्य से वह ये सारे कार्य कर रहा है, अगर उन उद्देश्यों के अंदर अगर उसे कोई समस्या आती है तो वह भाषा के माध्यम से ही उन समाज के सदस्यों से संपर्क कर पाएगा। तो जो समाज है वो भी भाषा को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देता है। अगर आप एक दुकान लेकर के बैठे हैं और आप वहां पर जो आपके ग्राहक हैं उनसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आएंगे, उनसे अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, उनको प्रिय बोलेंगे, आप अच्छा बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, ग्राहक है वो आपसे जुड़ेगा, आपकी वाणी को सुनकर के वो प्रसन्न होगा। तो आपका जो रोजगार है यानी कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़ेगी, आपका व्यापार है वो बढ़ेगा। अगर उसी जगह पर अगर वो व्यापारी चिल्ला करके व्यापार करता है या चिल्लाता है अपने ग्राहकों के ऊपर, तो कोई जाएगा क्या उसके पास में? कोई नहीं जाएगा। तो भाषा जो है वो बहुत ही मधुर और मीठी होनी चाहिए। आपका जो वाक् कौशल है वो बहुत ही शुद्ध और उसके अंदर बहुत ही मीठापन होना चाहिए। तो जो बोलने की जो कला है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए,
उस कला के अंदर मीठापन होना चाहिए। नहीं तो क्या, गए हम दुकानदार के पास में, बोले चले 1 किलो शक्कर तोल देना, ऐसे अकड़ के अगर बात करेंगे तो वो भी सामने से क्या करेगा, अकड़ करके जवाब देगा नहीं है मेरे पास में, जा जा। तो हमें क्या करना है, उनके पास हम जाएंगे तो उनके बोलेंगे कि जो भी होंगे, अगर हम बोल सकते हैं आसानी शब्दों में, अंकल जी हमें 1 किलो शक्कर दे दीजिए, तो वो भी बोलेगा ठीक है ले जाइए। तो प्यार से, यानी कि दोनों आपस में एक तरीके से अच्छे तरीके से बोलेंगे तो दोनों खुश रहेंगे। यानी कि भाषा का जो महत्व है वो क्या है, भाषा कहाँ काम आती है, तो भाषा हमारे आपसी संपर्क, एक दूसरे के मध्य संवाद करने के लिए भाषा काम आती है। भाषा जो है वो मनुष्य को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। इसलिए समाज में रह करके मधुर और मीठी भाषा का आप उपयोग कीजिए, अच्छे शब्दों का चयन कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका आपसी संतुलन जो है समाज के साथ में वो अच्छा बना रहेगा। अगर आप भाषा का सही उपयोग नहीं करते हैं, अच्छे शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप नहीं टिक पाएंगे। तो भाषा का जो प्रोत्साहन है समाज है, तो किस प्रकार से प्रोत्साहन देता है समाज, या किस प्रकार से भाषा है वह पूर्ण होती है, तो देखते हैं हम आगे कि भाषा को समझने के लिए, या भाषा किस प्रकार से समझी जाती है, किस प्रकार से बोली जाती है, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिसके माध्यम से समाज के अंदर भाषा का प्रोत्साहन हो सकता है। तो देखते हैं, इसका जो पहला बिंदु है वो है संकेत या भाव चेष्टा। संकेत या भाव चेष्टा, संकेत या भाव चेष्टा, संकेत या भाव चेष्टा। अब ये संकेत एवं या भाव चेष्टा क्या है? संकेत, आप सभी लोग आवागमन के साधनों का उपयोग करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वाहनों का प्रयोग करते हैं। आप सड़क पर चल रहे हैं वाहन लेकर के, वहां पर बहुत सारे सांकेतिक भाषा के अंदर लिखा हुआ होता है सभी ओर, इस प्रकार से टर्न है, यहाँ इस प्रकार से टर्न है, सीधी सड़क है, सामने जंप है, स्पीड ब्रेकर बना हुआ उसको जंप कहते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर जो संकेत बने हुए हैं, तो क्या आपने उन संकेतों के माध्यम से नहीं सीखा? संकेतों के माध्यम से आपने नहीं समझा। भाषा का एक रूप ये भी होता है, कौन सा? संकेत। भाषा का एक रूप कौन सा होता है? संकेत। लेकिन विज्ञान इसको महत्व नहीं देता, विज्ञान इसको भाषा के अंदर नहीं गिनता है। लेकिन एक तरीके से जो संकेत है वो भी क्या है? भाषा ही है। बिना बोले समझ जाना भाषा ही तो है। ये क्या है? संकेत है, वो भी एक भाषा है। जैसे कि आप सड़क पर चल रहे हैं, पीछे से गाड़ी का हॉर्न बजेगा, तो हॉर्न क्या है? एक संकेत है, ध्वनि संकेत है। वो क्या है? ध्वनि संकेत है। तो संकेतों के माध्यम से आप जब अपने घर के अंदर अपनी आंखों के माध्यम से भी कुछ बातें बोल देते हो, अपने हाथों के इशारों से आप बोल देते हो। जिस प्रकार से मैंने इस प्रकार से ये इशारा किया, इसका मतलब क्या हुआ? इधर आइए। इस प्रकार से किया तो क्या है? जाइए। इस प्रकार से किया तो क्या है? रुकिए। तो ये क्या है? संकेत है। क्या इन संकेतों क्या लिखा हुआ था? ये इस प्रकार से करेंगे तो रुकना है, इस प्रकार से करेंगे चलना है? नहीं। तो ये क्या है? संकेत भी एक तरीके से भाषा है। आप भावों के माध्यम से भी भाषा, देखो उदाहरण के तौर पर हम इस भाव को समझते हैं कि भाव चेष्टा क्या है। तो भाव चेष्टा, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, एक भिखारी का उदाहरण लेते हैं। किसका उदाहरण लेते हैं? एक भिखारी का उदाहरण लेते हैं। अगर एक भिखारी कहीं पर भी अगर भीख मांगने के लिए गया है, भिक्षा मांगने के लिए गया है, अगर वो सामने वाले व्यक्ति को कहेगा भाई साहब मेरे को खाना दे दीजिए, भाई साहब मेरे को पैसा दे दीजिए, अगर प्यार से बोलेगा, क्या करेगा?
प्यार से बोलेगा भैया मेरे को भीख दे दीजिए, भैया मेरे को पैसा दे दीजिए, भैया मेरे को खाना दे दीजिए, इस प्रकार से अगर वो प्यार से पेश आएगा वहां पर, तो क्या कोई लोग उसे भीख देगा? कोई नहीं देगा, नहीं देगा, सीधी सी बात है, नहीं देगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाव चेष्टा, यानी कि अपने ऐसे जो करुणा में जो भाव है वो तो वहां प्रकट करने ही नहीं। तो अगर वो ऐसे भाव प्रकट नहीं करेगा तो उसको हर कोई भी भिक्षा देगा। तो इसलिए जो भाव चेष्टा है उसके माध्यम से भी ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्यों सिखाई जा रही है? संकेत के माध्यम से, संकेत के माध्यम से भी भाषा को समझा जा सकता है, किसी व्यक्ति के विचारों को समझा जा सकता है, भावों के माध्यम से भी किसी व्यक्ति के विचारों को समझा जा सकता है। ये सारी चीजें आपको क्यों सिखाई जा रही है? क्योंकि आप लोग बीएड करने जा रहे हैं, तो आपके सामने जब आप भविष्य में टीचर बन जाओगे, आपके सामने विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे। वो विद्यार्थी जिनको सही तरीके से बोलना नहीं आता है, अगर बोलना आता है तो सही वाक्य का चयन करना नहीं आता है, तो उन विद्यार्थियों के सामने आपको उनके इशारों के माध्यम से भी आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनके जो भाव है उन भावों के माध्यम से भी आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उनकी क्या इच्छा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें समझने के लिए आपको गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। हर संकेत का आपके पास में जवाब होना चाहिए। ये संकेत किया, इसका मतलब ये होता है, उसने इस प्रकार से भावों को प्रकट किया है, तो भाव होगा। अगर आप कोई विद्यार्थी को चिल्लाता है तो क्यों चिल्ला रहा है, चिल्लाने के पीछे वजह क्या है, ये सारी की सारी चीजें जाननी पड़ेगी। इसलिए भाषा का एक रूप संकेत या भाव चेष्टा भी माना जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको लिखाऊंगा नहीं कुछ भी, लेकिन मेरे द्वारा जो भी बात बोली गई है शायद मुझे उससे ये प्रतीत हो रहा है कि आप लोग समझ जाओगे। अगर नहीं समझते हो तो आज इस वीडियो को देखना, आप समझ जाओगे, क्योंकि मैं इसका आपको नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही सरल है। मेरे ख्याल से ये हर विद्यार्थी के समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप समझिएगा संकेत या भाव चेष्टा क्या है। तो संकेत के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के भाषा को समझ सकते हैं। संकेत जो सांकेतिक ध्वनि है, उस सांकेतिक ध्वनि या संकेतों के माध्यम से हम किसी भी भाषा को समझ सकते हैं। व्यक्ति के हर इशारे का हम समझ सकते हैं। व्यक्ति के द्वारा अपने मुखमंडल से, अपनी आंखों से, अपने कान, अपने मुख से, अपने हाथों से, अपने पांवों से बहुत सारे ऐसे सांकेतिक शब्दों का कह सकते हैं सांकेतिक ध्वनियां निकलती हैं, या जो संकेत होते हैं उनके, उसके माध्यम से हम भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। भाव चेष्टा व्यक्ति के बोलने के जो अलग अलग कलाएं हैं या अलग अलग भाव हैं, कभी रोना, कभी हंसना, कभी मुस्कुराना, ये सारी चीजें क्या है, तो ये भाव चेष्टा है। इससे भाव प्रकट किए जाते हैं जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसके बाद में अब जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने क्या कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है इस के बारे में कि अनेक पशु व्यक्तिगत वर्ग की स्ववाणी, व्यक्तिगत वर्ग की स्ववाणी द्वारा भाव संप्रेषण करते हैं। बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, तो बिल्ली के द्वारा जो उच्चारण किया गया वो क्या है, वो उसकी भाषा है, वो उसका संकेत है, वो उसके भाव है। जैसे घोड़े का हिन हिनाना, घोड़े का हिन हिनाना, कुत्ते का भौंकना, हाथी का चिंगाड़ना, शिशु का विभिन्न आवाज में रोना या चिल्लाना, गाय का रंभाना, ये सारी चीजें क्या है, तो ये जो है वो पृथक पृथक भाव संप्रेषण है। अलग अलग वर्ग की अलग अलग पहचान है। हर जानवर की अपनी एक अलग भाषा होती है, अपना एक अलग संकेत होता है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे घर पर जो पशु है, उन पशुओं के द्वारा जो आवाज निकल रही है, अगर कोई भैंस चिल्ला रही है तो हम समझ जाएंगे या तो इसको चारे की जरूरत है या इसको पानी की जरूरत है, तो हम उसकी आवाज से समझ जाएंगे।
अगर कोई पशु अपनी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, उसके आंसू बह रहे, हम समझ जाएंगे इस पशु को कोई न कोई बीमारी हुई है या कोई न कोई परेशानी है। पशु का शरीर बहुत ज्यादा गर्म होगा, हम समझ जाएंगे इसको क्या है, बुखार आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम उसके संकेतों के, उसके भावों के माध्यम से हम उसकी भाषा को समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है भावात्मक या मुखा अभिव्यक्ति। भावात्मक या मुखा अभिव्यक्ति। भावात्मक, भावात्मक, भावात्मक और मुख्य अभिव्यक्ति। मुख्य अभिव्यक्ति। भावात्मक या मुख्य अभिव्यक्ति। भावात्मक मुख्य अभिव्यक्ति। भावात्मक या बीच में और लगा देना, भावात्मक और मुख्य अभिव्यक्ति। अब भावात्मक और मुख्य अभिव्यक्ति, ठीक है। बोलने के अनुरूप, बोलने के अनुरूप वाणी में भावों का अभाव। बोलने के अनुरूप वाणी में भावों का अभाव और चेहरे पर उदासीनता भाषा के प्रभाव को कम कर देती है। भाषा के प्रभाव को कम कर देती है। बोलने के अनुरूप वाणी में भावों का अभाव और चेहरे पर उदासीनता, चेहरे पर उदासीनता भाषा के प्रभाव को कम कर देती है। यदि कोई भिखारी, यदि कोई भिखारी खुश होकर के आपसे अगर भीख मांगता है या याचना करता है तो बहुत ही कम संभावना होती है कि आप उसे भिक्षा दोगे। लेकिन अगर यदि वहीं पर कोई भिखारी दुखी मन, उदासीनता लिए हुए आपसे अगर याचना करता है तो आप यथासमर्थ, आपके पास में जो भी संभावना होगी, आपके पास में जितना भी सामर्थ्य होगा, आप उसके अनुसार उसकी सहायता जरूर करेंगे। यानी कि भावात्मक और मुख्य अभिव्यक्ति, यानी कि आपके मुखमंडल, आपके भावों के माध्यम से ही आपकी जो भी क्रियाकृति होती है वो संभव होती है। यदि आप उदास हैं, आप दुखी मन लिए हुए हैं, तो हर कोई व्यक्ति समझ जाएगा आप उदास हैं, कोई न कोई समस्या है। यदि इसको उदाहरण के तौर पर, भिखारी का उदाहरण बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। यदि कोई भिखारी खुश होकर के, हंसते हुए और खुश होकर के पूर्ण रूप से मनोयोग से आपसे अगर याचना करता है कि मुझे ये दीजिए या मुझे भिक्षा में ये दीजिए, आप होगे क्या? नहीं होगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उदास और दुखी मन लिए हुए होता है और हो सकता है कि वहां पर वो रो भी दे, तो ऐसे समय में आप क्या करोगे? उसकी, आपके पास में जितनी भी समर्थता होगी, आप जितने भी सक्षम होंगे, उसके अनुसार उसकी सहायता करेंगे। तो ये जो भाव है, उन भावों के माध्यम से भी आप पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो भाषा का इस प्रकार का प्रयोग भाषा की भावात्मक और मुख्य अभिव्यक्ति के महत्व को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो भावात्मक और मुख्य अभिव्यक्ति को आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप एक बार पुनः मैं जिस प्रकार से आपके सामने बोल रहा हूं उसको सुन लेना, या अगर आप नोट्स बनाते हो तो लिख लेना। बोलने के अनुकूल वाणी में अभाव, बोलने के अनुकूल वाणी में अभाव
और चेहरे पर उदासीनता भाषा के प्रभाव को कम कर देती है। भाषा के प्रभाव को कम कर देती हैं। यदि कोई भिखारी आपसे हंसते हुए भीख मांगे तो बहुत कम संभावना होगी कि आप उसे कुछ देंगे। परंतु यदि कोई व्यक्ति उदास और दुखी चेहरे के साथ में आपसे याचक स्वर में कुछ मांगे तो आप अपने समर्थ के अनुसार अपने पास में जो भी होगा, जितनी भी क्षमता आपके पास में आपकी जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार आप उसे दान देंगे, आप उसका सहयोग करेंगे। तो यही क्रियाएं क्या है? यही आदान प्रदान या यही संप्रेषण की जो क्रियाएं हैं वो क्या है? भावात्मक और मुखी अभिव्यक्ति कहलाती है। इस क्रिया के अंदर यही होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे मुहावरे भी हैं हिंदी के अंदर जो इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि आंखें चुराना है, आंखें दिखाना है, आंखें गीली करना, आंखों से आग बरसाना। ये सारे मुहावरे भी भावात्मक और मुख्य अभिव्यक्ति से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में जो तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है आसन और गतिविधियां। आसन और गतिविधियां। आसन और गतिविधियां। आसन और गतिविधियां। आसन और गतिविधियां, इसमें क्या होता है कि जैसे आप विद्यार्थी हो, आसन का मतलब क्या होता है? बैठना। बैठने का जो तरीका होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए? आप सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप सब विद्यार्थी बैठते हैं। बैठने का सही तरीका क्या है? आपको नहीं मालूम भी होगा तो आप सही तरीके से बैठते नहीं होंगे। तो आज मैं आपको किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से लिखने का जो तरीका है, बैठने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको उसके अनुसार ही आज से बैठना प्रारंभ कर देना है। हालांकि मुझे ये भी पता है कि आप को ये भी सोचते होंगे मन में कि हमें क्या सिखा रहे हैं बैठना? क्या हमें बैठना नहीं आता है? क्या हमें लिखना नहीं आता है जो हमें सिखा रहे हैं? हाँ, तो मैं बोल रहा हूं आपको नहीं आता है बैठना और न ही लिखने आता है। आता जरूर है बैठना, लिखना भी आता है, लेकिन वो जो तरीके हैं वो तरीके नहीं आते। तो आज हम देखते हैं आसन और जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो बैठने की सही स्थिति, बैठने की सही स्थिति किसके अंदर आएगा? आसन और गतिविधि के अंदर आएगा। बैठने की सही स्थिति क्या होनी चाहिए? पढ़ते लिखते समय बैठने की विशेष स्थिति होनी चाहिए या हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ते और लिखते समय हमें विशेष तौर पर, पढ़ने और लिखते समय हमें विशेष तौर पर बैठने की जो गतिविधि है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे सामने बहुत बड़े खतरे उत्पन्न हो जाएंगे। जिस समय बालक बैठे उस समय मेरुदंड या रीढ़ की जो हड्डी है वो कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। जब आप बैठे हो उस समय आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। कुर्सी कमर की पीठ से मिली होनी चाहिए। सिर कंधे तथा नितंब एक सीधी रेखा में होने चाहिए। टांगे पैरों पर शीर्षात्मक रूप से टिकी रहनी चाहिए। जो टांगे हैं आपकी, जैसे कि जो बैठने की स्थिति है, सीधी सी बात है, आप जब बैठते हो
उस समय आपकी जो कमर की हड्डी यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है वो कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। आप जैसे ही चेयर कुर्सी पर बैठे तो आपकी जो कमर है वो पूर्ण रूप से सीट जो कुर्सी है उसे बिल्कुल इस प्रकार से स्पर्श होनी चाहिए, इस प्रकार से, और बिल्कुल सीधे हुए बैठे हुए होने चाहिए। यहाँ सीधे बैठे, आपके जो हाथ है वो पूर्ण रूप से आपके जो पैर है उन पैरों पर, या अगर जो टेबल है तो टेबल आपके जो पैर है ना वहां पर होने चाहिए। और आप जिस प्रकार से बैठे हैं ना, आपकी जो टांगे हैं वो बिल्कुल जमीन से स्पर्श होनी चाहिए, न कि पैर पर पैर चढ़ा के बैठे हो। पैर पर पैर चढ़ा के बैठते हो, ये बैठने का सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। आप हाथ इस प्रकार से बांध करके बैठे हो, ये बैठने का सही तरीका नहीं है। आपके हाथ है वो आपके घुटने पर होने चाहिए, आपके जो पैर है वो बिल्कुल जमीन से स्पर्श होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या स्थिति पैदा होगी, तो अनुचित जंग, अगर आप इस प्रकार से नहीं बैठोगे सही तरीके से तो क्या क्या समस्याएं आपके सामने आएंगी। तो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, कौन सी, ये पीछे जो कमर रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर क्या आ जाएगा, टेढ़ापन। आपका जो कुबड़ है वो निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, कुबड़ निकल जाएगा। कुबड़ किसे कहते हैं, तो आपने बेल देखा होगा, क्या देखा होगा, बेल देखा होगा, जिस प्रकार से यह ऊंट देखा होगा, तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से जैसे हम जो भी पशु देखते हैं तो उसके इस प्रकार से कुबड़ निकली हुई होती है बेल की, ऐसा। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, आपकी कुबड़ निकल जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से कुबड़ निकलेगी, यानी कि आप झुक जाओगे इस प्रकार से। आपकी रीढ़ की हड्डी जो बैठते हो उस समय सीधी होनी चाहिए। ये एक तरीके से हम देखते हैं, ये आप ये सीधे तरीके से बैठे हो, ये चेयर है, आप बैठे हैं, ठीक है। बैठने के बाद में आपके जो पैर हैं वो इस प्रकार से होने चाहिए, दोनों पैर, फिर इस प्रकार से जमीन से स्पर्श होने चाहिए, ठीक है। और आपके जो हाथ हैं वो पूर्ण रूप से यहाँ होने चाहिए दोनों। इस प्रकार से बैठने का ये सही तरीका माना जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं बैठोगे तो क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर टेढ़ापन हो जाएगा, आपकी क्या निकल जाएगी, कुबड़ निकल जाएगी। कटी प्रदेश में रीढ़ की हड्डी का आगे से निकल जाना, रीढ़ की हड्डी का आगे से निकल जाना, यानी कि ये जो पिछला हिस्सा है हमारा, वहां से हम देखते हैं हम इस प्रकार से झुक जाते हैं और इस प्रकार से पीछे क्या निकल जाती है, कुबड़ निकल जाती है। रीढ़ की हड्डी एक और झुक जाना, इसमें टेढ़ापन आ जाता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर टेढ़ापन आ जाता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, आप कमर से झुक जाओगे, आपकी कुबड़ निकल जाएगी। ये सारी क्रियाएं क्या है, तो ये मतलब सही ना बैठने के कारण होता है। इसलिए हमें बैठने के सही तरीकों का उपयोग करना चाहिए। खड़े होने की सही स्थिति, खड़े होना, आपको खड़े होना आता है क्या, नहीं आता होगा, खड़े कैसे रहते हैं, आज देख लेते हैं खड़े होने की सही स्थिति क्या है। खड़े होने की सही स्थिति देखो, बैठने का जो पहला पॉइंट है उसमें बैठने की सही स्थिति, इसके अंदर तीसरे के अंदर थी बैठने की सही स्थिति, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो बिंदु है वो दूसरा बिंदु है खड़े रहने की सही स्थिति, खड़े रहने की सही स्थिति, खड़े रहने की सही स्थिति। कि खड़े कैसे रहते हैं, खड़े कैसे रहते हैं, तो देख लेना। खड़े रहने का उत्तम आसन है कि शरीर का भार समान रूप से दोनों पैरों पर डाला जाए और एड़ियां एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से मिली रहे। दोनों पंजों के मध्य 3 से 4 इंच का अंतर होना चाहिए। वक्ष सामने उभरा हुआ होना चाहिए तथा गर्दन और सिर को सीधा रखना चाहिए। कमर को अत्यधिक झुकना नहीं, कमर से अत्यधिक झुकना नहीं चाहिए। दोनों कंधे एक सीध में होने चाहिए, लेकिन अधिक देर तक खड़े होना भी हानिप्रद है।
पूर्ण रूप से खड़े हो इस प्रकार से, ठीक है। आपके जो कंधे हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे रहोगे ये क्या है, खड़े रहने का सही तरीका नहीं है। खड़े रहने के लिए आपको पूर्ण रूप से एकदम सीधे में खड़ा हुआ होना चाहिए। दोनों आपके जो कंधे हैं वो कंधे यूं होने चाहिए, सीना उभरा हुआ होना चाहिए इस प्रकार से, न कि ऐसे नहीं होना चाहिए इस प्रकार से पूरे झुक गए और सीना पूरा अंदर चला गया। ये क्या है, खड़े रहने की सही स्थिति नहीं है। खड़े रहने के लिए आपको पूर्ण रूप से आपका इस प्रकार से पक्षस्थल बाहर निकला हुआ होना चाहिए। आपके जो सिर है वो बिल्कुल सीधे होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, झुकी हुई गर्दन नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। ये खड़े रहने का सही तरीका नहीं है। खड़े रहने के लिए आपके दोनों कंधे क्या है, एक सीधे में होने चाहिए, आपकी गर्दन जो है वो सीधी होनी चाहिए, आपका मुख जो है वो सामने होना चाहिए, झुका हुआ नहीं होना चाहिए। आपके जो दोनों पैर हैं इन दोनों पैरों के अंदर 3 से 4 इंच का गैप होना चाहिए। आपकी जो एड़ियां है वो एड़ियां इस प्रकार से आपस में टच हुई होनी चाहिए इस प्रकार से। ये क्या है, खड़े रहने का सही तरीका है। तो इस प्रकार से खड़े रहना चाहिए। नहीं खड़े रहे हो आज तो अभी आप मेरे साथ में घर पर पढ़ते हुए आप खड़े होकर देख सकते हैं कि खड़े रहने का सही तरीका क्या है। आया समझ में? बिल्कुल ही सरल है, आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में। आपको बैठना सिखाया है, आपको खड़े रहना सिखाया है। अब मैं आपको पढ़ने की जो सही स्थिति है वो सिखाऊंगा कि पढ़ा कैसे जाता है, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, ये भी देख लेना, ठीक है। तो पढ़ने की सही स्थिति, पढ़ने की सही स्थिति कि पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। आप बहुत अलग अलग तरीकों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज देख लेना कि पढ़ने की सही स्थिति क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए। सोच रहे होंगे कि ये क्या सीखा नहीं, क्या हमें नहीं आता होगा पढ़ना, हमें तो सब आता है। हाँ, आपको सब आता होगा, मुझे सब पता है, आपको सब आ रहा है। फिर भी बोलते होंगे क्या हमें सिखा रहे हैं, ये हमें क्या पढ़ने नहीं आता होगा। जी हाँ, मैं मानता हूँ आपको पढ़ना आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ते हैं वो देख लेना। देखो, पढ़ते समय कुर्सी पर इस ढंग से बैठा जाए कि आंखें पुस्तक से 45 डिग्री का कोण बना रही हो। पढ़ते समय आपके सामने जो पाठ्य पुस्तक है उसके सामने आपकी आंखों का और आपकी किताब का 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितने डिग्री का कोण होना चाहिए? 45 डिग्री का कोण होना चाहिए तथा 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। कुर्सी की घनात्मकता दूरी पर रखा जाए। इस प्रकार से पढ़ने से बालक के नेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो, होता क्या है, जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर हम लेंगे ये जो किताब है आपकी, ये जो किताब है, तो आपके पढ़ने का जो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए और 1 फीट की मिनिमम दूरी होनी चाहिए। इस प्रकार से ये 45 डिग्री का कोण और इस प्रकार से हमें पढ़ने की सही स्थिति होनी चाहिए हमारी। न कि ऐसे नहीं कि पढ़े हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे करके किताब लेकर के सोए हैं, ऐसे सोए पढ़ रहे हैं, ये कोई पढ़ने की सही स्थिति नहीं है। अगर इस प्रकार से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपकी जो आंखें हैं वो क्या होंगी, कमजोर होंगी, आप आंखों से बहुत ही जल्दी अंधे हो जाओगे। इसलिए पढ़ने के लिए सही कोण और सही स्थिति का उपयोग किया जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आज के बाद में आपकी स्थिति होगी इस प्रकार से, सोए पढ़ रहे हैं, मस्त आराम से तकिया लगाए हुए हैं, पढ़ रहे हैं मस्त। ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। ऐसे पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा कुछ भी और आंखें अंधी हो जाएंगी। इसलिए व्यवस्थित तरीके से चेयर लगा करके, चेयर नहीं है तो जमीन पर बैठ करके व्यवस्थित तरीके से आसन बिछा करके, टेबल और कुर्सी है तो आपका 45 डिग्री का कोण होना चाहिए आंखों और किताबों के मध्य और सही स्थिति में बैठना चाहिए। और 1 फीट की दूरी रखें, किताब को 1 फीट दूर रखें और फिर पढ़ाई करें, ठीक है। इससे आपकी आंखें खराब नहीं होंगी। तो ये पढ़ने का तरीका समझाया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको लिखने का सही तरीका क्या है, कैसे लिखा जाता है। लिखने का सही तरीका बता रहा हूं। देखिए, नंबर 4, लिखने का सही तरीका। लिखने का सही तरीका क्या होता है या लिखने की सही स्थिति कौन सी होती है, तो देखते हैं। लिखने में ऋण दूरी के
पेंसिल का किनारा डेस्क के अंदर रखना चाहिए। लिखते समय शरीर को आगे की ओर न झुका कर सीधा एवं संतुलित रखना चाहिए। लिखने की पुस्तिका आंखों से 1 फीट की दूरी पर रखनी चाहिए। जांघों में को अनुपस्थित रूप में रखना चाहिए तथा टांगे लंबी रूप में और फर्श पर टिकी रहनी चाहिए। देखो आपको मैं यहाँ पर ये पुस्तक है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखो ये तो आपको इस चित्र के अंदर नजर आ रहा होगा, ये क्या है, बैठने का आसन। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या हुआ है, ये बालक बैठा है। आप बहुत सी बार कॉलेज के अंदर इसी प्रकार से बैठते हो, तो ये क्या है, बैठने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो ये बालक बैठा हुआ है, देखो ये उसकी जो हाथ है बिल्कुल ये घुटनों पर है और ये पैर जमीन पर टिके हुए हैं। इस प्रकार से चेयर पर बैठा हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या है, बैठने का सही तरीका। अब लिखने का अनुचित तरीका कौन सा, ये जैसे टेबल पर सोए सोए लिख रहे हैं, आराम से मस्ती से, जैसे आए वैसे, किसे भी सोते सोते लिखो, बैठे बैठे लिखो, कैसे भी लिखना है, अपना को सिर्फ लिखना है, क्या करना है इसे, नहीं। लिखने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये टेबल है, टेबल के नीचे चेयर थोड़ी सी अंदर हुई होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए, और सीधे कमर से झुकना नहीं है, सीधे बैठना है। और 45 डिग्री का कोण यहाँ पर भी होना चाहिए, 1 फीट की दूरी यहाँ पर भी होनी चाहिए हमारे आंखों से। ये क्या है, लिखने का सही तरीका है। ठीक है, अगर आज से अगर आपने इस तरीके से नहीं लिख रहे हो तो इस तरीके से लिखना शुरू कर दीजिए, तो ही आपको समझ में आएगा। इसलिए आप सही तरीके से लिखिए, सही तरीके से पढ़िए, सही तरीके से समझिए। ये सारे तरीके क्या हैं, पढ़ने के और लिखने के तरीके हैं। तो ये जो आज हमारा जो सामाजिक प्रोत्साहन जो टॉपिक है, इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।